हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस एजुकेशन, जहां आपको यूपीएससी एंड अदर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस रिलेटेड करंट अफेयर्स और भी बहुत कुछ मिलेंगे। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ 11th नवंबर 2020। नंबर 1, पीएम सीक्स रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी in an indirect reference to the Chinese infrastructure projects in Pakistan-occupied Kashmir. Prime Minister Narendra Modi on Tuesday urged members of the Shanghai Cooperation Organization to respect territorial integrity and sovereignty. शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि जो इनडायरेक्टली कहा है उनको, जो पीओके में जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रही है, उन्होंने कहा है उन मेंबर्स को कि वो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करें और एक देश की सॉवरेनिटी को भी रिस्पेक्ट करें। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेरिटरी को लेके जो अनबन है, वो इन दोनों देशों के बीच में ही रहे, इसमें कोई थर्ड पार्टी इंटरफियर ना करे। और नरेंद्र मोदी जी ने इनडायरेक्टली यही कहा है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को। President Xi also hinted at the difficulties among members and said differences should be resolved through dialogue. We need to deepen solidarity and mutual trust and resolve disputes and differences through dialogue and consultations. चाइना के प्रेसिडेंट जी ने ये कहा है कि वो भी यही चाहते हैं कि उनको भी ये डिफिकल्टीज हो रही है, तो वो भी चाहते हैं कि ये सब डायलॉग्स में रिजॉल्व हो जाए, बातचीत में रिजॉल्व हो जाए। अगर बातचीत में मामला खत्म हो सकता है तो फिर उसमें ही कर देना चाहिए, उनका ये कहना है। As he said in his remarks, which resonated with the backdrop of the LSC line of actual control confrontation. LSC में उनको कन्फ्रंटेशन किया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से, सो दैट इज द डिफिकल्टी फॉर हिम। और उनका यही कहना है कि ये सब डिफरेंसेस जो है ये बातचीत करके खत्म कर दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, सिवियर एयर पोल्यूशन फॉर 6th day in city. The air quality of Delhi and Noida continued to be in the severe category for the 6th consecutive day, and that of Gurugram for the 4th day on Tuesday, according to the Central Pollution Control Board. So CPCB के डेटा से देखा गया है कि दिल्ली और नोएडा में अब लगातार 6th डे हो चुका है जहां पे एयर क्वालिटी सीवियर कंडीशन में है। जैसे कि पहले मैंने बताया था कि सीवियर कंडीशन होता है जो 400 और 500 के बीच में जो एयर क्वालिटी रहती है वो होता है सीवियर कैटेगरी। और ये कैटेगरी बहुत खतरनाक होती है बच्चों के लिए और एल्डर्स पीपल के लिए और उनके लिए जिनको 2 तरीके की डिजीज है। The newly formed Commission on Air Quality Management (CAQM) as an interim measure has given the CPCB powers to operationalize measures under the Graded Response Action Plan on Air Pollution. So जो नया कमीशन फॉर्म किया गया है, जो कमीशन ऑफ एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, उनका ये कहना है, उनका ये मेजर है कि वो सीपीसीबी को पावर दे रही है कि आप ऑपरेशनल कीजिए, आपको जो मेजर्स लगाना है आप लगाइए। आप ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो ग्रैप प्लान्स हैं, आप ग्रैप प्लान के आधार पे आपको जो मेजर्स लेना है आप लीजिए ये एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। सो ये जो ग्रैप है, ये प्लान क्या है? द ग्रैप इज अ सेट ऑफ इमरजेंसी मेजर्स to be implemented to control air pollution depending upon the air quality. तो ग्रैप क्या है? ग्रैप है एक इमरजेंसी मेजर्स है। ये ग्रैप मतलब कुछ पॉलिसी के तरह है जो इमरजेंसी के वक्त लिया जाता है। कुछ रूल्स है, कुछ मेजर्स है जो आपको आप एयर क्वालिटी को देख के एयर क्वालिटी पोल्यूशन के आधार पे लिया जा सकता है। जैसे आपका एयर पोल्यूशन सीवियर है तो आपको सीवियर कैटेगरी का मेजर चूज करना पड़ेगा, जैसे कि डीजल जनरेटर को बैन कर देना है। सो वही किया गया था। करंटली मेजर्स अंडर सीवियर कैटेगरी फॉर ग्रैप आर इन प्लेस इंक्लूडिंग अ बैन ऑन डीजल जनरेटर्स। अगर आपका एयर क्वालिटी पुअर है तो आपको पुअर कैटेगरी के रूल्स या मेजर्स
आपको लागू करना पड़ेगा। अगर आपका एयर पोल्यूशन सीवियर है तो आपको सीवियर कैटेगरी के अंदर में जो इमरजेंसी मेजर्स है, इमरजेंसी रूल्स है, उसको लागू करना पड़ेगा। और जो किया गया है, जो कि बैन किया गया है डीजल जनरेटर्स को। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज mRNA vaccine may be ready in March. Where everything to go to plan, India's very own mRNA messenger RNA vaccine could be ready by March. Pune-based Genova Biopharmaceutical novel mRNA vaccine candidate was approved for funding as early as July by the Department of Biotechnology. So इंडिया का नया वैक्सीन जो है mRNA वैक्सीन, वो अनुमान किया गया है कि वो मार्च तक रेडी हो जाएगा। और ये मैसेंजर आरएनए वैक्सीन पुणे बेस्ड जेनोवा बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी ने इसे अप्रूव किया है और इससे फंडिंग किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की तरफ से। हाउएवर, being a biological product that requires genetic manipulation, it needs to be cleared by the Review Committee of Genetic Manipulation, a DBT body. So ये जब एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जिसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन चाहिए, इस तरीके के प्रोडक्ट को रिव्यू करना पड़ता है और इसे रिव्यू कमिटी ऑफ जेनेटिक मैनिपुलेशन रिव्यू करेगी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के एक पार्ट है। बिफोर इट कैन अप्रोच द ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया फॉर ह्यूमन ट्रायल्स होने से पहले इसे रिव्यू किया जाएगा। On Monday, Pfizer BioNTech announced in a news release that their mRNA vaccine candidate had shown 90% protection in a sample of volunteers who were part of an ongoing phase 3 trial. मंडे को ये देखा गया है कि फाइजर बायोएनटेक ने, जो अमेरिकन कंपनी है, उन्होंने अपना mRNA वैक्सीन को रेडी कर दिया है, रिलीज कर दिया है, जिसमें देखा गया है कि फेज 3 ट्रायल में 90% प्रोटेक्शन देखा गया है। कोविड-19 को 90% खत्म कर सकती है। इंडिया के जो mRNA वैक्सीन है, इससे भी यही अनुमान किया जा रहा है कि ये भी फाइजर के वैक्सीन की तरह ही काम करेगी और 90% से ज्यादा या 90% तक ही प्रोटेक्शन करेगी। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोवाइडिंग क्विक साइकोलॉजिकल सपोर्ट। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे was observed in October. The number of people with mental illness had been increasing across the world even before the pandemic. Despite mental health issues constituting a significant percentage of the health burden in India, the country does not have enough mental health professionals, especially psychiatrists and clinical psychologists. Though the pandemic has been psychological impact on people of all age groups, children are especially vulnerable to adverse mental health conditions during such times. So, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में ये जो ऑब्जर्व किया गया था अक्टूबर में, तब एक चीज देखा गया था कि मेंटल इलनेस पैंडेमिक, जो कोरोना वायरस पैंडेमिक है, इससे पहले से ही ये पैंडेमिक आने के पहले से ही मेंटल इलनेस इंक्रीज होता आया है पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में। इतने मेंटल इश्यूज होने के बावजूद इंडिया के ऊपर और भी हेल्थ बर्डन गिरने लगा, स्पेशली पैंडेमिक की वजह से बहुत ज्यादा और भी मतलब टेंशन्स गिरने लगे सबके ऊपर। एंड अबव दैट, इंडिया के पास स्पेशली साइकियाट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अच्छे नहीं हैं, इनफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं हैं, बहुत कम है। एंड ऐसे मोमेंट में जब आप एक मेंटल इशू से जूझ रहे हैं, ऊपर से ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन हो गया, आपके जॉब बंद हो गए, आपका इनकम बंद हो गया, इसमें मेंटल इशू जो है और बढ़ सकता है, और ज्यादा बढ़ सकता है। वी डू नीड, ये टाइम में वी डू नीड साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपी कर सकती है, जो मेंटल इश्यूज है वो देख सकती है। Though the pandemic has been deeply psychological impact on people
of all age group, children are specially vulnerable. ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो पैंडेमिक दिया है हर एक एज ग्रुप में, ये नहीं कि सिर्फ एल्डर पीपल को मिला, ये नहीं, ये एल्डर पीपल को मिला है, यंगर पीपल को मिला है, एंड स्पेशली चिल्ड्रंस को मिला है, क्योंकि ये एक कंडीशन, ये एक टाइम है जहाँ पे स्कूल सब बंद हो चुकी है, एंड दैट हैज मेड स्टूडेंट्स द बहुत स्टूडेंट्स है जो स्कूल नहीं जा पा रहे एंड वो उनके स्टडीज में इफेक्ट हो रही है, तो ये एक बर्डन है उनके ऊपर, ये एक इश्यूज है। या फिर और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑनलाइन मेथड नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब उनके पास ऑनलाइन डिवाइसेस नहीं है जो वो ऑनलाइन स्टडी कर सके, so that is also a mental issue for those type of students. According to the recent review in the Journal of American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, children whose movements have been severely restricted are at higher risk of experiencing feelings of loneliness, depression and anxiety during the pandemic. पैंडेमिक के वजह से जो चिल्ड्रन, स्पेशली वो चिल्ड्रन जिसे स्कूल जाना बहुत पसंद था या फिर स्टडी बहुत पसंद था, जो इधर उधर जाता था स्टडी करने के लिए, उनको जब रेस्ट्रिक्शन लग गया तो वो लोग हायर रिस्क में है लोनलीनेस, डिप्रेशन एंड एंजाइटी में। नेक्स्ट पॉइंट, बैंक्स मस्ट नॉट डिस्टेंस कस्टमर्स. Banks must not shy away from lending, especially when the economy is facing major challenges, Finance Minister Nirmala Sitharaman said on Tuesday. Lenders should also offer all Indian customers the RuPay card first, discourage non-digital payments, and link every account with customers' Aadhaar number by March 31st, 2021. Finance Minister का कहना है अभी इंडियन इकोनॉमी बहुत ही मेजर चैलेंज फेस कर रही है, तो इस वक्त बैंक को लेंड करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, उन्हें मनी लेंड करना चाहिए, जिनको लोन चाहिए उन्हें मनी लोन दे, लेंड करे। एंड लेंडर्स को एक चीज कहा गया है कि वो जो इंडियन कस्टमर्स उनके पास आएंगे उनको रुपे कार्ड ऑफर करने के लिए कहा गया है, और वो रुपे कार्ड को ऑफर करने के बाद उनको ये कस्टमर्स को ये डिस्करेज करे कि वो नॉन डिजिटल पेमेंट्स ना करे, उन्हें डिजिटल पेमेंट्स करने में उकसाए, बिकॉज अभी के लिए डिजिटल पेमेंट इज द सेफेस्ट वे टू पे। एंड उनको ये भी कहा गया है कि जो एवरी अकाउंट है, एवरी अकाउंट को कस्टमर के आधार कार्ड के साथ लिंक कर देना पड़ेगा, आधार नंबर जो है उसके साथ एवरी अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा, और ये मार्च 31st 2021 के पहले करना है। Department of Financial Services Secretary Debashish Panda reminded banks that lending is their principal business and they must lend after undertaking prudent risk management rather than avoiding lend altogether. Department of Financial Services Secretary जो है देबाशीष पंडा, उन्होंने कहा है बैंकों की लेंडिंग करना, मनी लेंड करना उनका प्रिंसिपल बिजनेस है, ये उनका काम है। एंड अगर उनको ये डर है, इकोनॉमी की वजह से डर है, तो उनको ये कहा गया कि आप रिस्क मैनेजमेंट को अंडरटेक करें, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट कहता है वो करें, आप एक बार में सब मनी लेंड ना करें, आप कुछ कुछ लेंड करें, ऑल टुगेदर सब लेंड नहीं करें। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेमजी is most generous Indian, donates 7,904 crore rupees. With donation of 7,904 crore rupees during 2019-20, IT giant Wipro's founder, Chairman Azim Premji, dropped atop the list of India's most generous, released by Hurun India and Edelgive on Tuesday. This is a jump of 1,645% from 453 crore donated by Mr. Premji in the previous year. जो नई लिस्ट रिलीज की गई है हुरुन इंडिया एंड एडलगिव के तरफ से, उसमें इंडियाज मोस्ट जेनरस पीपल में से नंबर 1 पे आए हैं अजीम प्रेमजी, और ये लिस्ट जो है इंडियाज मोस्ट जेनरस, ये टॉप डोनेशंस जो देते हैं, जो टॉप डोनेटर है उनकी लिस्ट होती है, और इसमें टॉप डोनेटर लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर पे आई है वो है अजीम प्रेमजी। उन्होंने लास्ट ईयर 453 करोड़ डोनेट की थी, लेकिन इस ईयर
उससे कहीं ज्यादा डोनेट की, जो ही 7,904 करोड़ रुपीस। और सेकंड नंबर पे आता है शिव नदर, जो कि एच सी एल जो कंपनी है उनका फाउंडर है। उन्होंने भी डोनेट की थी, और उनको भी टॉप, जो लास्ट ईयर एडलगेव हुरुन इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट में टॉप की थी, उन्होंने वो इस बार सेकंड आए हैं लिस्ट पे। और उन्होंने इस साल 795 करोड़ डोनेशन किए थे। इन दोनों ने, अजीम प्रेमजी ने और शिव नगर जी ने जो डोनेशन किया है, उन्होंने एडुकेशन के फील्ड में डोनेशन किया गया। और लास्ट में जो नंबर थर्ड पे आते हैं वो है इंडियाज रिचेस्ट मैन मुकेश अंबानी, द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये लिस्ट के थर्ड नंबर पे आते हैं, जो डोनेट किए हैं 458 करोड़ रुपीस, और उन्होंने डोनेट किया है डिजास्टर रिलीफ फंड में। नेक्स्ट, Biden's plans to fix America hinges on China challenge. As much as the world is waiting to see how Joseph R. Biden Jr., the 46th President of the United States, reorients American foreign policy, the focus of the new administration in Washington in its first 100 days will, as is the case with any new government in any country, inevitably be on the matters domestic. So, जोसेफ आर बाइडेन जूनियर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के नए प्रेसिडेंट बने, द 46th प्रेसिडेंट, अभी पूरे वर्ल्ड का नजर उन पे है कि वो अपना अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी में क्या नए चेंजेस लाएंगे। बहुत सी पॉलिसी है जो डोनाल्ड ट्रंप खराब करके गए हैं, बहुत से रिलेशंस हैं जो पहले फ्रेंडशिप में थे, अभी डोनाल्ड ट्रंप की वजह से वो लोग बहुत तनाव में हैं, बहुत दूर हो चुके हैं। सो सब पूरे वर्ल्ड अब यही देखेगी कि जोसेफ और बाइडेन जूनियर क्या करेंगे, उनका पहला 100 डेज का विल में क्या रहेगा, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहली बात तो वो डोमेस्टिकली क्या करेंगे ये भी देखेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है चाइना के साथ रिलेशनशिप का चैलेंज। दैट विल बी मोर ट्रू फॉर मिस्टर बाइडेन, हु टेक्स ओवर amidst a raging pandemic and enormous economic challenge। जैसे कि हमें पता है कि पैंडेमिक का पूरा दोष चाइना पे दिया गया था, और डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त यही कहते आए कि ये पैंडेमिक वर्ल्ड पैंडेमिक नहीं है, ये चाइना वायरस है, ये चाइना से आया है। सो वो हर वक्त चाइना को ही ब्लेम करते रहे हैं। एंड अब देखा जाएगा कि मिस्टर बाइडेन क्या करते हैं। Confronting these economic challenges at home will, however, hinge on whether or not Biden administration will be able to get one crucial relationship right, fraying ties with China that have descended into outright confrontation and for many observers। So, अभी पूरा वर्ल्ड यही देख रही है कि वो अब चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप रखेंगे। उनका एडमिनिस्ट्रेशन ये क्रूशियल रिलेशनशिप जो है इसको सही करेगी या फिर जैसा है वैसे ही रहने देगी। नेक्स्ट पॉइंट, Armenia Azerbaijan agree on peace deal। Armenia and Azerbaijan agreed on a deal with Russia to end fierce clashes over Nagorno-Karabakh on Tuesday, after a string of Azerbaijani victories in its fight to retake the disputed region। So, अब तक का जो लड़ाई चल रहा था, जो जंग चल रही थी आर्मेनिया अजरबैजान के बीच नागोर्नो कराबाख रीजन को लेके, फिलहाल वो जंग एंड में आ चुकी है, और रशिया ने एक डील की है दोनों के साथ, जो ये लड़ाई को खत्म कर देगी, और एक पीस डील है। Hundreds of Russian peacekeepers were en route to the ethnic Armenian territory, which broke from Azerbaijan's control during the war in 1990s। 1990s के वॉर में जो अजरबैजान के ये टेरिटरी थी नागोर्नो कराबाख, ये ब्रेक हो गई थी, ब्रेक होके आर्मेनिया के अंदर चली गई थी, लेकिन अजरबैजान ने कहा था कि ये उनका है। सो दैट्स वाई ये लड़ाई चल रही थी अभी। और जब ये लड़ाई स्टार्ट हुई उसके कुछ ही पलों बाद रशिया के पीस कीपर्स लोग आने लगे, उनको कहने लगे, समझाने लगे कि नहीं, आप लोगों को पीस करना चाहिए, लड़ाई नहीं करना चाहिए। सो फिलहाल उनका लड़ाई खत्म हुआ है। बट द अग्रीमेंट स्पार्क्ड आउटरेज इन आर्मेनिया। लेकिन ये जो अग्रीमेंट हुआ है ये आर्मेनिया में बहुत ज्यादा स्पार्क कर दिया है। वहां पे सब
नॉर्मल पीपल, सिविलियंस लोग प्रोटेस्ट करने लगे, एंग्री प्रोटेस्टर लोग प्रोटेस्ट करने लगे कि ये अर्मेनिया को ऐसा झुकना नहीं चाहिए था, उनको लड़ना चाहिए था. So the angry protesters storming the government headquarters in capital Yerevan, where they ransacked offices and broke windows. So वहाँ के angry protesters जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट करने लगी, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स को तोड़ फाड़ करने लगी. सो इन शॉर्ट देखा जाए तो फिलहाल ये जो जंग हो रही थी ये अभी रुक गई है और ये पीस डील में तब्दील हो गई है. नेक्स्ट पॉइंट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट द इम्पोर्टेंट डेज. और 11th नवंबर का इम्पोर्टेंट डेज है आर्मिस्टिस डे, रिमेम्बरेंस डे जो वर्ल्ड वॉर वन का एंडिंग डे था. एंड नंबर 2 इज नेशनल एजुकेशन डे. नेशनल एजुकेशन डे हम 11th नवंबर को मनाया जाता है एवरी ईयर, और ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के बर्थडे पे मनाया जाता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू.